आज भी हर साल 15 से 20% बच्चों का टीकाकरण कई वजहों से नहीं हो पाता है, लेकिन भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि 100% रेट हो और इसी के लिए इस वक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो है वो कई कवायदे कर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर धीरज शाह है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है खास करके वैक्सीन को लेकर के? किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों में बदलाव लाया है और क्या नई टेक्निक आई है? जैसे हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है किसी सरकार के लिए, और भारत सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर बहुत फोकस किया है। और स्पेशली कोविड के बाद हमने सभी ने जानी है कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा संस्थान है वो मेनली जो इम्यूनाइजेशन डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, उनके डायरेक्शन में, उनके कोलैबोरेशन में हम जो वैक्सीन के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं हम कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब है कि जो वैक्सीन है जहाँ पर बनती है मैन्युफैक्चरर लेवल से लेकर जहाँ पर वो यूज़ होती है यूज़र लेवल, तो वहाँ तक एक टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाए, जो टेम्परेचर ठंडा टेम्परेचर होता है। और वो सारे उसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे स्टोर होता है वैक्सीन, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा संस्थान इसमें मदद करता है कि जो लोग वैक्सीन की स्टोरेज में, वैक्सीन के कोल्ड चेन मेंटेनेंस में, उसके रिपेयर में इन्वॉल्व हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि वो इक्विपमेंट सुचारू रूप से चलें, वो ख़राब ना हो, और वो ख़राब हो भी जाएं तो उनको तुरंत रिपेयर कर लिया जाए जिससे कि वैक्सीन ख़राब ना हो। डॉक्टर शाह, आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कहा, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि कोल्ड चेन में कई बार समस्या आने की वजह से या प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होने की वजह से भी वैक्सीन ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ नए टेक्निक आप लोग लेकर आए? क्योंकि कई बार जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं या सुदूर इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से इस कोल्ड चेन मैनेजमेंट पर काम किया जाता है? तो कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए देखा जाता है कि जहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है, कितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कितना जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कितना वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं। तो इन सबको रखते हुए ऐसे इक्विपमेंट आए हैं कि जो कि जिसके अंदर इनबिल्ट इस तरह के स्टेबलाइजर लगे जाते हैं जो कि वोल्टेज देख रहे हैं सर। ये जो सब मशीनें हैं ये कुछ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हैं, कुछ डीप फ्रीज़र हैं, उनके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगे होते हैं जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को झेल पाएँ। और जहाँ तक आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की, रिमोट एरियाज़ की, तो वहाँ के लिए सोलर इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं सरकारों द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो। तो वो जो सोलर इक्विपमेंट हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो सूर्य की रोशनी से अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो हमारा संस्थान जो है वो इन सब इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में, उनके रिपेयर में, उनका टेक्नीशियन का एक पूल क्रिएट करने में, और ना कि सिर्फ ट्रेनिंग में, पर हम उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कितनी देर तक चले, कितनी देर में वो रिपेयर हुए, और उनकी रिपेयर कराने में हम मदद करते हैं। उनकी टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हम टेक्नीशियंस को मोबिलाइज करते हैं कि वो तुरंत जाकर वहाँ पर पहुँचे। आपने सोलर सिस्टम की बात की सर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, और सोलर इक्विपमेंट के ज़रिए कितना आप लोगों को लगा कि बहुत इसमें फ़ायदा है? सोलर इक्विपमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन पे, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी रेगुलर सप्लाई किसी जगह पर है भी, तब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कई बार लंबे डिसरप्शन आ सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सूर्य की रोशनी से हम कई बार समझते हैं कि सिर्फ धूप आएगी तो वो काम करेंगे, लेकिन दिन की रोशनी इनके चार्जिंग के लिए काफ़ी होती है। और आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पावर के काम कर सकते हैं। और बहुत लंबे टाइम तक जो टेम्परेचर, कई बार इनको बहुत -15 -20 डिग्री टेम्परेचर वैक्सीन को चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। तो इस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, और इस तरह के इक्विपमेंट हम लोग और संस्थान में खरीद रहे हैं, जिससे कि जो इस तरह के इक्विपमेंट हो जो कि कहीं कहीं लगे हों, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हों, उनके रिपेयर और उनके मेंटेनेंस में भी हम मदद करें। सवाल करूँगी सर, आई-टेक को लेकर के क्या कुछ सामने आया है? आई-टेक जो एक इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जिसमें वो और जो देश होते हैं जो कि भारत के में आकर कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, विजिट देना चाहते हैं, वो कोऑर्डिनेट
करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो देश होते हैं वो वही हैं जो कि हमारा जो फोकस रहता है वो साउथ ईस्ट एशिया पर रहता है, हमारा फोकस रहता है जो अफ्रीका पर रहता है। तो जैसे भी उनकी नीड होती है, उनके जो देश की नीड होती है वो ड्रग से करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और वो अलग अलग प्रोग्राम डिवीजन्स को उनकी नीड के हिसाब से अप्रोच करते हैं किए जाए उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। पल्लवी झा, न्यूज़ 24।